हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एएफएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएम लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक आईएएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एएफएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आज का देखो क्या है। मशीनरी इज परचेज फॉर 2.5 lakh with a useful life of 5 years. What will be the book value and cumulative depreciation amount after 3 years if depreciation is calculated at straight line method of depreciation? तो आज इस लेक्चर में हम लोग इस तरह के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एएफएम के अंदर जो ये न्यूमेरिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमने एक मशीनरी परचेज की थी 2.5 लाख रुपीज की। उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स, यानी कि हम उसको 5 साल तक यूज कर सकते हैं। हमें कैलकुलेट करनी है उसकी बुक वैल्यू, क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन 3 सालों के बाद। अगर हम जो मेथड यूज करें हैं डेप्रिसिएशन का वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड है क्या डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड को हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करते हैं। इस मेथड के अंदर सबसे पहले हम डेप्रिशिएबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमारी जो एसेट है उसकी जो डेप्रिशिएबल वैल्यू है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो हमारी एसेट की जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, ठीक है, उसमें से जो भी स्क्रैप वैल्यू होती है उसे हमें माइनस करना होता है। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है एक एसेट को परचेज करने से लेकर जब तक वो काम करने के लिए रेडी नहीं हो जाती, आपने जो भी खर्चा किया है वो हम ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड करते हैं। स्क्रैप वैल्यू का मतलब जब हमारी एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है, यानी कि वो बेकार हो जाती है, उसके बाद जो वैल्यू हमें रिसीव होती है उस एसेट से वो हमारा स्क्रैप वैल्यू कहलाता है। जैसे अगर मशीन है, मशीन अगर लोहे की है तो 5 साल के बाद अगर वो खटारा भी हो जाएगी तो आप जब उसको मार्केट में बेचोगे लोहे के दाम पर तब भी आपको कोई ना कोई प्राइस मिलेगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू जो है वो कहलाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर सबसे पहले हम डेप्रिशिएबल वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के आप ले सकते हो कि आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 50,000 रुपए, स्क्रैप वैल्यू आपकी 10,000 रुपए। तो यहाँ पर जो डेप्रिशिएबल वैल्यू है वो कितनी है? 40,000 रुपीज, यानी कि आपकी एसेट की जो एक्चुअल वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, लॉस होगी, वो होगा 40,000 रुपीज। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और हर साल हम सेम अमाउंट चार्ज करते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो 10% है, ठीक है, तो इसका 10% हमारा कितना है? 4,000 रुपए। तो पहले साल आप 4,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, दूसरे साल फिर से यहाँ पर 4,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, और तीसरे साल फिर से यहाँ पर 4,000 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें क्या हो रहा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो हम हर साल जो है वो चार्ज कर रहे हैं। क्लियर है? तो स्ट्रेट लाइन मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। इसका जो फॉर्मूला है, अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है? स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। अब फटाफट से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी है? हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला जो है वो हमें यहाँ पर पता है। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या है?
हमारी जो भी कॉस्ट है, हमारी जो भी मशीन की कॉस्ट है, उसमें से जो स्क्रैप वैल्यू है उसे हमें माइनस करना है और उसे डिवाइड करना है किसके साथ, यूजफुल लाइफ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट हमारी कितनी है, 2.5 लाख, यानी कि 2,50,000 है। ठीक है, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है, तो स्क्रैप वैल्यू कोई भी गिवन नहीं है तो हम उसको जीरो मानेंगे। ठीक है, उसके बाद यूजफुल लाइफ हमारी कितनी है यहाँ पर 5 ईयर्स। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2,50,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा कितना आ रहा है 50,000। अब ये जो 50,000 आया ना वो एक साल का डेप्रिसिएशन आया। क्या आया है, एक साल का डेप्रिसिएशन, यानी कि एक साल का डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का ये वाला हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है। अब हमें कैलकुलेट करना है 3 सालों का डेप्रिसिएशन। अब आप आपको एक चीज पता है कि एसएलएम मेथड के अंदर हम हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो जब हमने एक साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया तो सिंपली हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 सालों का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जब आप यहाँ पर 50,000 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा आंसर क्या लेगा, 1,50,000। ये क्या है, हमारी डेप्रिसिएशन है। क्या है, डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करनी है बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन अपने 1,50,000 में कैलकुलेट कर लिया है। अब बुक वैल्यू क्या होती है पहले उसको समझ लीजिए। तो देखो, जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो जिस वैल्यू पे आप एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो वो वैल्यू हमारी बुक वैल्यू होती है। जैसे अगर आपने मान के चलो 50,000 की मशीन खरीदी, उसको आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया, तो उस समय जो मशीन की वैल्यू होगी, बुक वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, 50,000 ठीक है। अब अब क्या है, देखो हमारी जो है 1,50,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। टोटल वैल्यू हमारी कितनी थी एसेट की, 2,50,000 की, जिसमें से 1,50,000 की वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है, डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो बाकी की जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो कितनी बची, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। यानी कि इस एसेट की, इस मशीनरी की जो बुक वैल्यू है वो है 1 लाख रुपए और जो डेप्रिसिएशन है वो है 1,50,000 रुपए। क्या है, 1,50,000 रुपए। तो इस तरीके से आप एसएलएम मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हो, बुक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मशीनरी इज परचेज फॉर 2 लाख with expected life of 5 years, scrap value is 20,000, at the end of 4 years the machinery is sold 50,000 rupees, what is the profit and loss from sale of machinery? तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, हम बहुत ही इजी तरीके से इसको समझेंगे। सबसे पहले जो डिटेल्स है उसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। जो मशीनरी की कॉस्ट है वो कितनी है, 2 लाख रुपीज। मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपीज। और जो यूजफुल लाइफ है वो है 5 ईयर्स और जो स्क्रैप वैल्यू है वो क्या है, 20,000 रुपीज। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो 4 सालों के बाद हमने मशीन को सोल्ड कर दिया, यानी कि 4 सालों तक हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बुक वैल्यू, कि जिस समय हमने मशीनरी को सोल्ड किया उस समय उसकी बुक वैल्यू कितनी थी और उसके बेस पर हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बुक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए डेप्रिसिएशन, यानी कि 4 सालों तक हमारी जो एसेट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो कितना चार्ज किया गया है। ठीक है, तो मेथड हमारा एसएलएम ही हम यूज करेंगे। जब कोई भी मेथड गिवन नहीं है तो डिटेल के बेस पर हम मेथड को यूज कर सकते हैं। तो डिटेल्स जो गिवन है उसके लिए एसएलएम मेथड बेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन जो है फर्स्ट ईयर की कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जो कॉस्ट है हमारी 2 लाख रुपए, उसमें से हमें माइनस करना है जो हमारी यहाँ पर कॉस्ट है 2 लाख रुपए, उसमें से हमें माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारी, 20,000 रुपीज। डिवाइड करना है यूजफुल लाइफ के साथ, वो कितनी है, 5 ईयर्स। तो जब हम यहाँ पर 2 लाख में से 20,000 माइनस करते हैं तो ये आता है 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए, इसको हमें डिवाइड करना है 5 के साथ। जब हम इसको 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये आता है 36,000। ठीक है, तो ये हुआ एक साल की डेप्रिसिएशन। अब हमें 4 सालों की डेप्रिसिएशन चाहिए, तो 36,000 को इंटू 4 कर देंगे। तो इसको जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,44,000। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1,44,000। तो ये हमारी 4 सालों की डेप्रिसिएशन है। अब जब हम यहाँ पर बुक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 2 लाख हमारी क्या थी, टोटल वैल्यू थी। 2 लाख हमारी क्या थी यहाँ पर, टोटल वैल्यू थी, बुक वैल्यू, जिसमें से हमारा 1,44,000 रुपए यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। तो जो बाकी की वैल्यू बची है वो कितनी बची है, 2 लाख माइनस 1,44,000। तो ये आ रहा है 56,000। कितना आ रहा है, 56,000। यानी कि 4 सालों के बाद हमारी जो एसेट की वैल्यू थी वो कितनी थी, 56,000। ठीक है, हमने कितने पे सेल किया है, 50,000 पे, यानी कि हमें यहाँ पर कितना लॉस हुआ है, 6,000 रुपीज का लॉस है। आप ही सोचो
56,000 का सामान था हमारा, हमने 50 में बेचा, तो हमें कितना लॉस हुआ, हमें 6,000 रुपीज का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 6,000 रुपीज का लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कंपनी परचेज अ मशीन वर्थ 4 लाख रुपीज डेटेड 1 अप्रैल 2019 एंड डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एट 20% पर एनम। The company changed the method of depreciation to WDV method dated 1 अप्रैल 2020 and sold the machinery 2 लाख रुपीज 1 जुलाई 2020 को। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन थोड़ा सा और यहाँ पर डिफिकल्ट है। तो देखो, एक कंपनी थी, उसने यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 को एक मशीन खरीदी जिसकी वर्थ कितनी, 4 लाख। जो डेप्रिसिएशन का रेट था वो कितना था, 20% पर एनम। यहाँ पर जो मेथड यूज किया जा रहा है वो एसएलएम मेथड यूज किया जा रहा है। और जैसे ही 1 अप्रैल 2020 आई तो कंपनी ने अपना जो मेथड है वो चेंज कर दिया। कौन सा मेथड चूज कर लिया, डब्ल्यूडीवी मेथड, जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। और 1 जुलाई 2020 को मशीनरी को सोल्ड कर दिया 2 लाख रुपए में। अब हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बुक वैल्यू, कि हमारी एसेट की बुक वैल्यू क्या थी जब हमने एसेट को सोल्ड किया था। और बुक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो देखो, 1 साल तक जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है वो एसएलएम मेथड का यूज करके चार्ज किया गया है। यानी कि सिंपल, आप यहाँ पर जो 4 लाख रुपए है, जो आपके यहाँ पर 4 लाख है, उसका यहाँ पर 20% पर एनम। तो अगर हम 4 लाख का 20% कैलकुलेट करें तो ये 80,000 आ रहा है। यानी कि फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा 80,000 है। उसके बाद देखो क्या हुआ कि हमने मेथड चेंज कर दिया, डब्ल्यूडीवी मेथड। अब ये जो डब्ल्यूडीवी मेथड है ये काम कैसे करता है, पहले वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो डब्ल्यूडीवी मेथड है ना, उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू पे चार्ज किया जाता है। रिटर्न डाउन वैल्यू को आप यहाँ पर बुक वैल्यू भी कह सकते हो। यानी कि डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो पहले देखते हो कि एसेट की बुक वैल्यू कितनी है, ठीक है। फिर उस बुक वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, एक एसेट थी 50,000 रुपए की, ठीक है। डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, है ना। तो पहले साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो कितना हुआ, 5,000 रुपए। जैसे डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए चार्ज हुआ, अब नेक्स्ट ईयर इसकी बुक वैल्यू कितनी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 45,000। ठीक है, तो बुक वैल्यू कितनी, 45,000। तो डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर नेक्स्ट टाइम जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो 50,000 पे नहीं बल्कि 45,000 जो बुक वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू है उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। यानी कि इसका 10%, तो 45,000 का 10% हमारा कितना, 4,500 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद अब जब हम 45,000 में से हम यहाँ पर 4,500 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40,500। नेक्स्ट टाइम 3 इयर्स फिर हम 10% इस बुक वैल्यू पे ही यहाँ पे चार्ज करेंगे। तो ये मेथड हमारा क्या कहलाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। एसएलएम जो है वो हर साल सेम लगता है डेप्रिसिएबल वैल्यू पे, पर ये जो मेथड है इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू पे जो है एप्लीकेबल होता है। इसीलिए अगर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करते हो तो पहले आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, फिर आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड यहाँ पर माना जाता है। अब देखो, 1 अप्रैल 2020 को डब्ल्यूडीबी मेथड यूज किया गया और मशीनरी सोल्ड कर दी 1 जुलाई 2020 को। यानी कि पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना ही नहीं है, क्योंकि 3 महीनों के अंदर में ही यहाँ पर मशीनरी को सोल्ड जो है वो कर दिया गया था। अब हमें 3 महीनों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू हमारी कितनी हो गई, अगर 4 लाख रुपए था उसमें से 80,000 रुपए, ठीक है, 4 लाख अगर वैल्यू थी उसमें से अगर 80,000 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी हुई हमारी, 3,20,000 रुपए। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर हमें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, रेट कितना है, 20% का। तो पहले आप 1 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं कि 1 साल की हमारी यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितनी बनती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बाकी का कैलकुलेट करेंगे। तो 64,000 ये हमारी 1 साल की डेप्रिसिएशन बनी। अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों की, क्योंकि हमने 3 महीने के बाद यूज करने के बाद ही मशीनरी को सोल्ड कर दिया। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो 1 साल की डेप्रिसिएशन है इनटू करना है, जितने महीने की यहाँ पर कैलकुलेट करनी है वो लिखना है और डिवाइड कर देना है इसको टोटल महीनों के साथ। ठीक है, तो 64,000 इंटू हमें 3 महीनों की कैलकुलेट करनी है, डिवाइड बाई 12। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 16,000। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 16,000। तो हमारा जो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा, 80,000 प्लस हमारा 16,000। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 80,000 प्लस 16,000 तो ये कितना आ जाएगा, 96,000। जो टोटल डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट हुआ, 96,000 का।
अब हमें बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि बुक वैल्यू हमारी कितनी थी जब हमने एसेट को सोल्ड किया। तो हमारी जो कॉस्ट थी वो थी 4 लाख रुपए की। उसके बाद हमने 96,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज की। और जब हमने यहाँ पर माइनस किया तो 4 लाख में से जब हम 96,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3,04,000। ठीक है, ये हमारी बुक वैल्यू थी। हमने एसेट कितने की सोल्ड की थी? 2 लाख रुपए की। यानी कि हमें लॉस कितना हुआ? हमारा सामान था 3,04,000 का, हमने 2 लाख रुपए में बेच दिया। जो जो नुकसान हुआ है वो हुआ है हमें यहाँ पर 1,04,000 का। कितने का? 1,04,000 का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमें नुकसान हुआ है, कितना हुआ है? 1,04,000 का। तो आई होप आपको यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को डिफाइन करती है? तो देखो, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमसे कुछ एरर हो जाती है और उन एरर्स को सुधारना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जब यहाँ पर हम अकाउंटिंग मिस्टेक्स को, एरर्स को ठीक करते हैं, जो इनएक्यूरेसीज है उनको ठीक करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर है। यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर जितनी भी मिस्टेक्स हैं, जितनी भी इनएक्यूरेसीज हैं, जब आप उसको करेक्ट करते हो, आप उसको ठीक करते हो, तो उसी को हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मशीनरी सोल्ड 1 लाख रुपीज हैज बीन पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एंट्री। ठीक है, तो देखो हमने क्या की थी, एक मशीनरी सोल्ड की थी 1 लाख रुपए की, और उसकी जो एंट्री वो हमने सेल्स अकाउंट में कर दी है। हमसे एक अकाउंटिंग मिस्टेक हो गई है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें एक रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है वो पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मिस्टेक क्या हुई है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो कहते हैं कि जब भी कोई मशीनरी के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन हो तो आप उसे हमेशा मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड करो। यानी कि अगर आपने मशीनरी परचेज किया तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी मशीनरी अकाउंट में। अगर आपने मशीनरी को सोल्ड किया तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, और सेल्स अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ उन गुड्स की सेल को इंक्लूड किया जाएगा जिसका आप बिजनेस करते हो, यानी कि जो आपके मेन प्रोडक्ट्स हैं। किसी भी एसेट की सेल को आप सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये हो गई हमसे मिस्टेक। अब इस मिस्टेक को कैसे ठीक किया जाता है? तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रॉन्ग एंट्री लिखनी होती है कि हमसे गलती क्या हो गई, यानी कि हमारी जो रॉन्ग एंट्री थी वो क्या थी। अगर हम रॉन्ग एंट्री देखें तो हमने एंट्री कहां कर दी है? सेल्स अकाउंट में कर दी, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने सेल किया तो कैश हमारे पास आया होगा। कैश अकाउंट डेबिट कितने से है? 1 लाख रुपए से। ठीक है, और सेल्स अकाउंट को हमने क्या कर दिया? यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, कितने से? 1 लाख रुपए से। ठीक है, ये हो गई हमारी रॉन्ग एंट्री। ये क्या होगी? हमारी रॉन्ग एंट्री। अब बात करते हैं करेक्ट एंट्री की, कि हमारी करेक्ट एंट्री यहाँ पर क्या थी। करेक्ट एंट्री की अगर हम बात करें तो करेक्ट एंट्री हमारी बननी थी कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट तो ठीक ही था, इसमें कोई मिस्टेक की बात नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख रुपए से। ठीक है, पर हमें क्रेडिट करना था मशीनरी अकाउंट। क्या करना था? मशीनरी अकाउंट। कितने से? 1 लाख रुपए से। ये हो गई हमारी करेक्ट एंट्री। अब हमें क्या करना है? इसको ठीक करना है। अभी हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो, इस गलती की वजह से हुआ क्या, पहले वो देखो। इस गलती की वजह से हमारा जो सेल्स अकाउंट है उसका जो क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख, वो बढ़ गया। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस था, मान के चलो करेक्ट बैलेंस था वो 4 लाख रुपीज था, पर गलती से हमने 1 लाख रुपए और क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पर जो बैलेंस हो रहा है वो 5 लाख रुपए। यानी कि इस गलती की वजह से सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 1 लाख से ज्यादा शो हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 1 लाख रुपए से कम शो हो रहा है। अगर हमें ठीक करना है तो हमें क्या करना है? सेल्स अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस 1 लाख रुपए उसे हमें कम करना है, और इसका जो क्रेडिट बैलेंस है उसे इंक्रीज करना है। कैसे करेंगे? देखो, अकाउंटिंग के अंदर आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने माइनस कर दिया या फिर आपने प्लस कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम प्रॉपर डेबिट क्रेडिट यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर अगर आपको किसी भी अकाउंट का बैलेंस कम करना होता है तो आपको क्या करना होता है? जो एंट्री होती है ना, वो ऑपोजिट साइड में कर देनी थी। जैसे जो सेल्स अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस 1 लाख से ज्यादा हो रहा है, हमें इसको कम करना है, तो मैं क्या करूंगा? जो सेल्स अकाउंट है, मैं क्या करूंगा? यहाँ पे जो सेल्स अकाउंट है उसकी एंट्री कर दूंगा डेबिट से। कितने से? 1 लाख रुपए से। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर मान के चलो हमारा यहाँ पर बैलेंस 5 लाख रुपए शो हो रहा है, मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए डेबिट कर दूंगा, तो जब आप बाद में बैलेंसिंग करोगे तो उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 लाख ही शो होगा। कितना शो होगा? 4 लाख ही शो होगा।
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 1 लाख से। अब मुझे मशीनरी अकाउंट का 1 लाख से बैलेंस इंक्रीज करना है, तो सिंपल, अगर आपको किसी अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज करना है तो सेम साइड एंट्री कर दो, यानी कि क्रेडिट साइड एंट्री करनी है। तो मैं यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट साइड यहाँ पर एंट्री जो है वो कर दूंगा, यानी कि हमारी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनी वो क्या बनी कि सेल्स अकाउंट को 1 लाख रुपए से डेबिट कर दो और मशीनरी अकाउंट को 1 लाख रुपए से क्रेडिट कर दो। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, XYZ कंपनी परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 rupees but accidentally recorded it as 1,000. What is the necessary journal entry to rectify this error? तो यहाँ पर पहले मिस्टेक क्या हुई है वो डिस्कस करते हैं। तो जो कंपनी है उसने फर्नीचर परचेज किया था कितने का, 10,000 रुपए का, पर उसको उसने 1,000 रुपए यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि 9,000 से फर्नीचर जो है वो कम रिकॉर्ड हुआ है। अब इसको हम ठीक कैसे करेंगे, तो सिंपल 9,000 की एंट्री कर देंगे, यानी कि हमारा जो एंट्री बनता है जैसे फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, और जो हमारे कैश अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, अब देखो 1,000 की एंट्री हमने कर दी है, पर हमें 9,000 की और चाहिए ना, क्योंकि इस गलती की वजह से क्या हुआ कि फर्नीचर का डेबिट बैलेंस 9,000 से कम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इंक्रीज करना चाहता हूँ, सेम साइड एंट्री कर दूंगा। और कैश अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस 9,000 से कम हो रहा है, तो मैं सेम साइड एंट्री कर दूंगा। तो फर्नीचर अकाउंट को हमें 9,000 से डेबिट करना है और कैश अकाउंट को 9,000 से क्रेडिट करना है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, गुड सोल्ड टू रमेश फॉर 2,000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, द रेक्टिफिकेशन एंट्री शैल बी। तो ये जो मिस्टेक है वो थोड़ी सी बड़ी मिस्टेक है। आपने की थी सेल, पर आपने रिकॉर्ड कर लिया उसको एज अ परचेज परचेज बुक के अंदर। ठीक है, तो गलती अगर मैं यहाँ पर देखें तो गलती क्या हुई है, हमारी जो रॉन्ग एंट्री है वो क्या हुई है, तो सेल थी, हमने उसको परचेज ट्रीट कर लिया, तो रॉन्ग एंट्री जो हमारी यहाँ पर बनेगी, रॉन्ग एंट्री जो बनेगी वो क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू हमारा यहाँ पर रमेश अकाउंट, टू रमेश अकाउंट, कितने अमाउंट से, तो वो अमाउंट है हमारा 2,000। ठीक है, ये हो गई रॉन्ग एंट्री। करेक्ट एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री हमारी होनी चाहिए थी रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट 2,000 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। अब इस एंट्री की वजह से हुआ क्या, देखो इस एंट्री की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ। सबसे पहले देखो, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस 2,000 से इंक्रीज हो गया है, तो मैं अगर परचेज अकाउंट का बैलेंस ये जो 2,000 से इंक्रीज हुआ है कम करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, परचेज अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री कर दूंगा, तो टू परचेज अकाउंट कितने से, 2,000 रुपए से। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जो रमेश है, जो यहाँ पर रमेश है उसका क्रेडिट बैलेंस 2,000 से बढ़ रहा है और मुझे इसे कम करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर डेबिट साइड में रमेश की एंट्री कर दूंगा, कितने से, अमाउंट अभी यहाँ पर पेंडिंग रखते हैं क्योंकि आगे भी एंट्री है, मान लो 2,000 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, देखो गलती की वजह से सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस है वो 2,000 से कम शो हो रहा है, तो मुझे इसे इंक्रीज करना है, तो मैं सेम साइड एंट्री कर दूंगा, तो सेल्स अकाउंट को 2,000 से क्रेडिट कर देंगे। रमेश अकाउंट का डेबिट बैलेंस 2,000 से कम शो हो रहा है, तो मैं इंक्रीज करना चाहता हूं, तो सेम साइड एंट्री कर दूंगा, तो रमेश अकाउंट की 2,000 से और एंट्री कर दूंगा, तो टोटल एंट्री इसकी कितनी बचेगी यहाँ पर, 4,000 की। तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री यहाँ पर क्या बनी, 4,000, रमेश अकाउंट को डेबिट करना है 4,000 से और परचेज अकाउंट को और सेल्स अकाउंट को 2,000 से क्रेडिट कर देना है। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर आर 2,85,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ COGS, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सेल्स गिवन है और हमें गिवन है कि COGS का 20% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, हमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो देखो हमारी सेल्स गिवन है 2,85,000 की। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो COGS का यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 20% है। अगर यहाँ पर 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी आई होगी, 80 आई होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2,85,000 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 80 के साथ। क्या करना है, 80 के साथ। 80 के साथ क्यों किया, क्योंकि कॉस्ट है हमारी 80 और परसेंटेज भी हमें कॉस्ट पे ही गिवन है, तो 2,85,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80, तो ये हमारा कितना जाएगा, 7,1,250। ये हमारा क्या निकल के आया है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है निकल कर आया है। अगर आपको सेल्स की फिगर गिवन हो और जो
अगर सेल्स की फिगर गिवन हो और आपको जो परसेंटेज है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे गिवन हो, तो जो प्रॉफिट है उसको माइनस करके जो रिमेनिंग है उसके साथ आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना है। अब जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया तो इससे हम यहाँ पर सीओजीएस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो जो हमारा सीओजीएस है, जो हमारे यहाँ पर सीओजीएस है, उसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स हमारी कितने 2,85,000 की है, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट हमने 71250 कैलकुलेट किया था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 285 माइनस हमारा 71250, तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2,13,750। तो हमारा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है 10,000 रुपए के, परचेजेस गिवन है 24,000 के, कैरिज इनवर्ड गिवन है 20,000 के, कैरिज आउटवर्ड गिवन है यहाँ पर 10,000 के, वेजेस गिवन है 10,000 के, सेल्स गिवन है 2,000 के, परचेज रिटर्न 4,000, सेल्स रिटर्न 2,000, सैलरीज गिवन है 10,000 की। अभी हमें ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर। ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किया था ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर, और ट्रेडिंग अकाउंट की दो साइड्स होती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की हमारे यहाँ पर दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है हमारे यहाँ पर क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर्स होते हैं, ये बना लिया मैंने अकाउंट्स, यहाँ पे पर्टिकुलर्स होते हैं, यहाँ पर डेबिट होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा कि आइटम थोड़ी सी ज्यादा है। सबसे पहले हम अगर डेबिट साइड की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट साइड में आएगा, यानी कि जो हमारे पास पहले से स्टॉक बचा हुआ है वो कितना है 10,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद देखो परचेजेस है, परचेजेस हमें यहाँ पर नेट परचेजेस लेनी होती है, ठीक है, वो भी डेबिट साइड में ही आती है। नेट परचेजेस हम कैसे लेते हैं, तो जो भी आपके यहाँ पर परचेजेस है उसमें से जो भी परचेज रिटर्न है उसे माइनस करना होता है। तो परचेज रिटर्न यहाँ पर कितनी गिवन है 4,000 की, तो नेट परचेज हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 20,000 रुपए की आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, ये भी हमारा खर्चा है और डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, तो कैरेज इनवर्ड हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। वो कितना है हमारा 20,000 रुपीज का है, ठीक है। उसके बाद हमारा कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है, इसमें शो नहीं होता है। उसके बाद टू वेजेस, वेजेस हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वो यहाँ पर शो होंगे कितने हैं 10,000 रुपए से, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा सेल्स, अगर हम बाय सेल्स की यहाँ पर बात करें तो सेल्स हमारी कितनी है 82,000, पर हमें यहाँ पर नेट सेल्स लेनी होती है, तो सेल्स कितने 82,000, सेल्स रिटर्न कितने हैं 2,000 की, तो हमारा सेल्स 80,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा हमारा 80,000 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद देखो सैलरीज गिवन थी, तो ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो इसे भी इग्नोर हमें करना है। तो अगर हम इसकी बैलेंसिंग करें तो 80,000 हमारा ये आ गया टोटल बैलेंस, है ना। और 80,000 में से हमें ये सारी चीजें जो है वो माइनस करें, तो 80,000 माइनस 10,000, 20,000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 20,000 आ जाएगा, यानी कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 20,000 आ गया। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इस तरफ आता है, लॉस हमारा उस तरफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 20,000। वैसे इतना टाइम आपके पास होता नहीं है, आपको फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो जो भी कंसेप्ट अगर आपके अच्छे से क्लियर होंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास गिवन है यहाँ पर 50,000 रुपए के, रेंट रिसीव हुआ है 10,000 का, प्रॉफिट ऑन सेल और मशीनरी कितना है 10,000 का, इंटरेस्ट जो पे किया हमने लोन पे 5,000 रुपए का, डोनेशन दिया है 2,000 रुपए का, स्टेशनरी पे 5,000 का खर्चा, सैलरी एंड वेजेस जो है वो 20,000 का है। अभी हमें नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाना पड़ता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट, तो सबसे पहले अगर हम इसकी क्रेडिट साइड को ही कैलकुलेट कर लें तो क्रेडिट साइड के अंदर हमारे क्या आएगा, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 50,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद अगर रेंट रिसीव हुआ इनकम है तो वो भी क्रेडिट साइड में आएगा, तो 10,000 रुपए। उसके बाद हमने यहाँ पर मशीनरी को सोल्ड किया तो उसके ऊपर हमें प्रॉफिट हो गया है, तो वो भी हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। तो अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें उसका टोटल आ रहा है 70,000, ठीक है। उसके बाद अगर हम बाकी अब डेबिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड हमें माइनस करना है, सबसे पहले लोन पे इंटरेस्ट जो पे किया वो माइनस करना है 5,000 रुपए का। उसके बाद जो डोनेशन पे किया है उसे यहाँ पर माइनस करना है। उसके बाद जो स्टेशनरी पे किया उसे आपको यहाँ पर 5,000 रुपए माइनस करना है, और सैलरी वेजेस जो पे किया है 20,000 का वो भी आपको माइनस करना है। तो 38,000 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा, 38,000 हमारा क्या हो जाएगा
प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ पर आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर कौन सी चीजें आती है और क्रेडिट साइड की चीज कौन सी चीजें आती है। ठीक है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो मीन प्रॉफिट हुआ है, अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा होगी तो हमें लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एन एक्सपोर्टर हैज सबमिटेड एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ $10,000, 1 USD is equal to 71.5460. How much amount in Indian rupees will be paid to the exporter? ठीक है, तो एक एक्सपोर्टर था, उसे यहाँ पर उसने एक्सपोर्ट किया तो उसे $10,000 यहाँ पर मिले। अब वो इंडिया के अंदर रहता है तो वो उसे कन्वर्ट करना चाहता है रुपीज में। ठीक है, तो उसे $10,000 के बदले में रुपीज कितने मिलेंगे, तो जो एक्सचेंज रेट है वो है हमारा 1 USD इज इक्वल टू 71.54 एंड 60। ठीक है, इसके अंदर दो रेट गिवन है। सबसे पहले देखो 7.54 ये जो रेट है वो है बाइंग रेट, और 7.60 ये है हमारा सेलिंग रेट। ठीक है, इंडिया के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके साथ बेसिकली जो डील होता है वो बैंक के करती है। ठीक है, तो जब भी हम बाइंग और सेलिंग रेट लेंगे तो हमेशा हम जो है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सोचेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक्सपोर्ट बिल है इसके अंदर जो एक्सपोर्टर है वो यहाँ पर डॉलर को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, और बैंक क्या कर रहा है यहाँ पर बाय कर रहा है और बदले में रुपीज दे रहा है। तो यहाँ पर जो रेट लेंगे हम बाइंग रेट लेंगे। कई बार स्टूडेंट क्या करता है सेलिंग रेट ले लेते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, आपको बाइंग रेट लेना है। अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखो 10,000 है, और $1 के इक्वल हमारी वैल्यू है 7.54, तो 10,000 के इक्वल कितने होंगे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10,000 इंटू 7 1.54, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 715400। तो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एक्सपोर्टर हैज सबमिटेड एन एक्सपोर्ट बिल 10,000 एंड RS1 इज इक्वल टू 0.0122 USD, हाउ मच अमाउंट इन इंडियन रुपीस विल बी पेड टू द एक्सपोर्टर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, देखो डॉलर्स हमारे पास हैं, एक्सपोर्टर उनको सेल करके उसको रुपीज में कन्वर्ट करना चाहता है, पर हमारे पास जो एक्सचेंज रेट है, हमारे पास जो एक्सचेंज रेट है वो इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सचेंज रेट क्या होता है, डायरेक्ट एक्सचेंज रेट के अंदर एक फॉरेन करेंसी के इक्वल हमारी इंडियन करेंसी की कितनी वैल्यू है, होम करेंसी कितनी वैल्यू है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। और इनडायरेक्ट कोड के अंदर क्या होता है कि हमारी होम करेंसी के इक्वल में फॉरेन करेंसी की कितनी वैल्यू। तो यहाँ पर देखो आप, हमारी इनडायरेक्ट कोड गिवन है, यानी कि ₹1 के इक्वल 0.0122 USD होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्ट कोड की जरूरत होती है। और अगर आपको इनडायरेक्ट कोड गिवन हो और उसको आपको डायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपली जो आपके पास इनडायरेक्ट कोड है उसको 1 के साथ डिवाइड कर दो, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.0122। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 0.0122, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 81.96, 81.96, यानी कि ये हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट है। अब $10,000 है तो 10,000 इंटू 81.96, तो ये तो इजी रहेगा, बस इसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वो भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, तो 10,000 इंटू हमारा 81.96, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 819600, 81 8,19,600। तो ये हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, USD is available in Delhi at 1 USD is equal to 75.54 rupees. USD rate in the London is 1 euro is equal to 0.90 USD. What will be the euro rupee rate? ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो एक्सचेंज रेट गिवन है वो है 1 USD इज इक्वल टू 7.54 रुपीज, यानी कि हमारे पास USD INR का एक्सचेंज रेट है, USD INR का एक्सचेंज रेट है कितना है, वो 75.54। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लंदन के अंदर 1 यूरो इज इक्वल टू 0.90 USD है, यानी कि हमारे पास यूरो और USD का एक्सचेंज रेट है वो कितना है 0.90। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। हमें पता करना है यूरो और रुपी रेट का, वो हमारे पास गिवन नहीं है। देखो जब भी आपके पास दो करेंसी के बीच में एक्सचेंज रेट गिवन नहीं होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं क्रॉस रेट का। क्या करते हैं यहाँ पर, क्रॉस रेट का। अब क्रॉस रेट कैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, सबसे पहले देखो क्रॉस रेट का जब भी हम यूज करते हैं, यानी कि जब भी हमारे पास दो ऐसी करेंसी जिसका एक्सचेंज रेट नहीं होता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कॉमन करेंसी फाइंड आउट करनी पड़ती है जिसका एक्सचेंज रेट दोनों करेंसी के साथ अवेलेबल हो। जैसे यूएसडी के INR के साथ भी है और यूरो का USD के साथ भी है। ठीक है, अब USD हमारी क्या होगी, कॉमन करेंसी हो गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस रेट का यूज करने के लिए, सबसे पहले
जो INR है उसको सेल करके USD परचेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद USD को सेल करके हम यूरो परचेज कर लेंगे, जिससे हमें इंडियन रुपीज और यूरो की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो 1 USD इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर कितना INR है, 7.54 INR है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर 1 यूरो इज इक्वल टू हमारा 0.90 USD है, ठीक है। तो पहले तो मैं ये जो इनडायरेक्ट कोड है ना, मैं इसको डायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करूंगा, यानी कि इसको मैं 1/0.90 करूंगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/0.90, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 1.11, यानी कि 1 USD इज इक्वल टू हमारा 1.11 यूरो हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कैसे किया, मैंने पहले इनडायरेक्ट कोड था, मुझे डायरेक्ट कोड चाहिए था, तो मैंने डायरेक्ट कोड कर लिया। अब देखो एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि ये और ये एक दूसरे के इक्वल है। देखो 1 USD इज इक्वल टू 7.54 INR, 1 USD इज इक्वल टू 1.11 यूरो, ठीक है। तो अगर यूएसडी यूएसडी कैंसिल कर दें तो 75.54 INR इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1.11 यूरो, क्या आ जाएगा 1.11 यूरो। तो ये हमने बेसिकली यूरो और INR का एक्सचेंज रेट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 यूरो की वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 75.54 INR है इज इक्वल टू 1.11 यूरो, ठीक है। मुझे 1 यूरो की चाहिए, तो मैं क्या करूंगा ना, इसको इधर ले आऊंगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 1 यूरो रह जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 75.54 डिवाइडेड बाय हमारा 1.11, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 68.05। तो ये क्या है कि 1 यूरो के इज इक्वल टू हमारा 68.05 रुपीज है, 68.05 रुपीज है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, जो नजदीक की वैल्यू है उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में इतना टाइम होगा, नहीं एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, वहां पर हमें शॉर्टकट मेथड यूज करना है। कैसे शॉर्टकट मेथड यूज करना है, तो देखो शॉर्टकट मेथड को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले ड्रॉ करनी है एक जेट, ठीक है। जेड के अंदर सबसे पहले यहाँ पर जो है, आप जो कॉमन करेंसी है उसे आपको यहाँ पर पुट कर देना है। जैसे कॉमन करेंसी क्या है, यूएसडी, यहाँ पर हमें होम करेंसी यानी कि INR पुट करना है, और यहाँ पर जो थर्ड करेंसी है यूरो पुट करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। जैसे INR की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है, INR की वैल्यू हमें गिवन है 75.54, ठीक है। और यूरो की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, यूरो की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, यूरो की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो यहाँ पर यूएसडी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.90, यूएसडी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पर 0.90। जब आप वैल्यूज पुट करोगे और आपकी वैल्यूज इस तरीके से आ जाएगी, यानी कि एक वैल्यू यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर, तो इनको आपस में आपको करना है मल्टीप्लाई। जैसे कि 0.90 इंटू 0.90 इंटू हमें क्या करना है 75.54, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 67.98, ठीक है। अगर बाई चांस जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाए, जैसे मैंने डायरेक्ट पोर्ट में जब कन्वर्ट किया था, आपको याद होगा, मैंने जब डायरेक्ट पोर्ट में यहाँ पर कन्वर्ट किया था तो 1 USD इज इक्वल टू 1.11 यूरो आ रहा था, यानी कि यूरो की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, वो कितनी थी 1 यूरो। अगर आपकी जो वैल्यू है वो इस तरीके से आ जाए तो आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जैसे 75.54 डिवाइडेड बाय 1.11, तो अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे 75.11, तो ये हमारा वैल्यू उतनी ही आएगी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर डेसिमल का फर्क होगा, बाकी यहाँ पर सिस्टम सेम ही है, 68.0.5, ठीक है। डेसिमल से थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकता है, तो जो भी नजदीक की वैल्यू है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट with an initial investment is 6 lakh rupees. The project is expected to generate average annual profit after tax is 90,000 for the next 8 years. Calculate the ARR for the project and determine whether it meets the company's minimum required rate of return which is 12%. ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रिगार्डिंग है कि आपको कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, इनकी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, उसके लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ARR का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसको कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। वो क्या है, तो जो भी हमारा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, शॉर्ट में लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
उसे हमें डिवाइड करना है। किस चीज से डिवाइड करना है? जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। किससे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 90,000 है, ठीक है। उसे डिवाइड करना है किसके साथ? 6 लाख के साथ, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 90,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो ये 0.15 आएगा। तो इसको हम 100 कर देंगे ताकि परसेंटेज में हमारी यहाँ पर आ जाए। तो जब हम 100 करेंगे तो ये हमारा 15% आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है? 15% है, जो कि कंपनी के जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज्यादा है। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा वो हमारा क्या होगा? एक्सेप्टेबल होगा। यानी कि हम इसमें इन्वेस्ट में जो है करेंगे, इसमें हम इन्वेस्ट जो है वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग investing in new machinery. The cost of machinery is 6 lakh rupees. It is expected to generate cash inflows 2 lakh rupees per year for the next 5 years. The company required rate of return is 12%. Calculate the NPV of the investment and advise the company on whether it should be proceed with the purchase. तो यहाँ पर हम एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और यहाँ पर हम एनपीवी मेथड का यूज करके पता लगाना चाहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एनपीवी का फुल फॉर्म हमारा क्या है? यहाँ पर एनपीवी का फुल फॉर्म है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी कि हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं, यानी कि फ्यूचर में जो पैसा हमें मिलने वाला होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा कि आज के टाइम में जो हमारे पास पैसा पड़ा है और वही सेम पैसा 5 साल बाद अगर हमारे पास पड़ा है, 3 साल बाद पड़ा है, यानी कि फ्यूचर में पड़ा है, तो उसकी वैल्यू बिल्कुल भी सेम नहीं होगी। इसीलिए जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में जो भी हमें पैसा मिलने वाला है, पहले हम उसकी आज के टाइम में कितनी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो जो भी हमारे कैश इनफ्लो होते हैं इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ। अब इसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन, जिसके अंदर आई हमारा यहाँ पर क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और एन क्या है? नंबर ऑफ पेमेंट्स या नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा अगर हम वैल्यू पुट करें तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1, ये हमारा क्या है? ये हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न है कंपनी का, और ईयर कितना है? 1, तो हमने वहां पर 1 लिख दिया। ऐसे हमें बाकियों का भी यहाँ पर जो है लिख देना है। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा? 0.892 फर्स्ट का, 0.797 उसके बाद 0.711। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि सिंगल सिंगल को अगर आप सॉल्व करने चले गए तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का जो सिंपल सा तरीका है, तो देखो हमारा इसका अगर हम वैल्यू सॉल्व करें तो वो कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 1.12, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाय 1.12 कर देना है। जैसे आपने ये कर दिया, इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। जैसे आप करोगे तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद दूसरा को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए फिर से इज इक्वल टू का साइन प्रेस करें, दूसरी वैल्यू आ जाएगी, फिर से तीसरी की, चौथी की और पांचवी की। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार फिर से आपको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंगल सिंगल वैल्यू को आपको सॉल्व नहीं करना, उसमें टाइम काफी ज्यादा यहाँ पर वेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो भी वैल्यू है, जैसे 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू का साइन फर्स्ट बारी तो फर्स्ट आएगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार करते रहोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और जैसे ही आपका ये वाला आ जाएगा वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, तो उसको आप कैश इनफ्लो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है निकल कर आ जाएगी। यानी कि 2 लाख को आप जब 0.892 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, जो 2 लाख रुपए आपको एक साल के बाद मिलने वाले, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो कितनी है? 1,78,400, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो, जैसे कि हमारी यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई है? 7,20,400, यानी कि आपको फ्यूचर में 5 सालों तक जो भी यहाँ पर पैसा मिलने वाला है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है? 7,20,400, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, जो भी आपकी कैश इनफ्लोज होते हैं उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू आती है, प्रेजेंट वैल्यू आती है, उसमें से हमें यहाँ पर जो कैश आउटफ्लो हुआ होता है हमारा, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे हमें माइनस करना होता है। जो कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी आई है? 7,20,400, इसमें से हमें कैश आउटफ्लो को माइनस करना है। वो हमारा यहाँ पर कितना है? 6 लाख रुपीज। जब आप इसको यहाँ पर माइनस करोगे तो यहाँ पर 7,20,400 में से जब आप यहाँ पर 6 लाख को माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1,20,400 रुपए। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू है 1,20,400 रुपए। और
आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जब हमारा एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव आता है तो हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये बड़ा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर, a company invests in infrastructure project and its net present value at 10% is 1 lakh rupees and 12% minus 25,000 कैलकुलेट IRR फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट का हमें IRR कैलकुलेट करना है। तो IRR है क्या, पहले उसको समझो। IRR का फुल फॉर्म है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जहां पर हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, यानी कि जो एनपीवी होती है, वो जीरो होती है। एक ऐसा डिस्काउंट रेट जहां पर एनपीवी जीरो हो जाए उसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कहते हैं। जो हमारा आईआरआर मेथड है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, यानी कि ये पहले प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करता है, उसके बाद बताता है कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अगर हमारी जो आईआरआर है वो ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है तब हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर आपका आईआरआर 10% है और जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो कैपिटल के ऊपर वो 12% है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ठीक है, अब आईआरआर को कैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया था, इसका फॉर्मूला देखो क्या है। आईआरआर इज इक्वल टू आर ए प्लस एनपीवीए, एनपीवीए माइनस एनपीवीबी, आरबी माइनस आर ए। जहां पर आर ए क्या है, लोअर डिस्काउंट रेट, आरबी क्या है, हायर डिस्काउंट रेट, एनपीवी क्या है, एनपीवी ए क्या है, एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट, एनपीवी बी, एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करें, फॉर्मूले को हम यहाँ पर उठा लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारा आर ए कितना है, यानी कि हमारा जो लोअर डिस्काउंट रेट है वो हमारा है 10% का, 10% का। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर एनपीवी एट ए है वो कितना है, 1 लाख रुपए का। कितना है हमारा यहाँ पर, 1 लाख रुपए का। उसे हमें डिवाइड करना है किसके साथ, एनपीए माइनस एनपीवी बी, यानी कि हमारे यहाँ पर 1 लाख, 1 लाख माइनस 25,000। ठीक है, ये पहले ही यहाँ पर माइनस में है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो 1,25,000 पे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, हमारा आर पी माइनस आर ए। तो आर पी हमारे यहाँ पर कितना है, 12, और माइनस करना है हमें 10। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस हमारा 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,25,000। ठीक है, इंटू हमें यहाँ पर क्या करना है 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,25,000, तो ये कितना आ जाएगा 0.8। ये कितना आ जाएगा हमारा 0.8। ठीक है, ये हमारे क्या है यहाँ पर परसेंटेज में है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इनको भी यहाँ पर परसेंटेज में हमें लिख लेना है। 10 प्लस 0.8 और इसको हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 इंटू 2, ये हमारा 1.16 आ जाएगा। तो 10% 10% प्लस हमारा 1.16 यानी कि 11.16 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ पर क्या है, इफ फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग टेबल्स हैज फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 120 पर यूनिट, सेल्स प्राइस इज 160 पर यूनिट, ड्यूरिंग द ईयर इट सोल्ड 3000 टेबल्स, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है तो पहले हमें टोटल एक्सपेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल एक्सपेंस यहाँ पर कितना हुआ है, फिर हम रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो है 1 लाख रुपीज की। उसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट इन्होंने बताई है कि 120 पर यूनिट है, यानी कि 3000 को हमें 120 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 3,60,000 का। जब हम इसको आपस में प्लस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4,60,000 रुपये। ठीक है, अब हम अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें, टोटल रेवेन्यू हमारी यहाँ पर कितनी हुई है, तो सेल प्राइस हमारा कितना है 160 इंटू हमें यहाँ पर क्या करना है 3000, तो ये हमारा आ जाएगा 4,80,000 का। तो सिंपल सा प्रॉफिट अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो जो टोटल एक्सपेंस, जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से आपको टोटल एक्सपेंस को माइनस करना है। जब आप टोटल एक्सपेंस को माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 20,000। यहाँ पर 4 लाख, हमारा 4,80,000 क्या है, 4,80,000 पे हमारा क्या है यहाँ पर रेवेन्यू है, और 4,60,000 हमारा यहाँ पर क्या है, एक्सपेंस है। तो 20,000 हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ मैन्युफैक्चरिंग produces and sells a single product
which has selling price of 40 per unit, while variable cost is 20. The fixed cost of the company amount is 1 lakh rupees. Calculate the break even point. हमें यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट है क्या, उसका मतलब समझ लो। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। उसके जो टोटल एक्सपेंस है वो टोटल रेवेन्यू के इक्वल हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे एग्जांपल दूं तो मान के चलो कंपनी 5000 यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। 5000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। उसकी जो हमारी जो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है हमारी, 1 लाख रुपए मान के चलो। और वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 20 पर यूनिट। यानी कि अगर हम 5000 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी कितनी आ जाएगी, 1 लाख रुपए आ जाएगी। यानी कि टोटल एक्सपेंस कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 2 लाख रुपए हो रहे हैं। और अगर 40 पर यूनिट हमारा क्या है, 40 पर यूनिट हमारा है सेल प्राइस। तो अगर 5000 को हम 40 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 लाख आ गया। तो इस पॉइंट पे आप देखोगे कि जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल है। तो यहाँ पर कंपनी को जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो रहा है। तो ये जो 5000 यूनिट्स का पॉइंट है इसी को हम यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कहते हैं। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना है, पर यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करना होता है। करना है कंट्रीब्यूशन, एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है वो कैलकुलेट करना होता है। वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो जो भी यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस होता है, जो भी आपका सेलिंग प्राइस होता है उसमें से जो वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट होती है उसे आपको माइनस करना होता है। और सेलिंग प्राइस भी हमारा पर यूनिट ही लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पर कितना है, 40 है और वेरिएबल पर यूनिट कितना है, 20 है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 20। अब जब हमें यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना होता है, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपकी यहाँ पर जो भी फिक्स कॉस्ट होती है, आपकी जो भी यहाँ पर फिक्स कॉस्ट होती है उसको आपको डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। यानी कि फिक्स कॉस्ट हमारी है 1 लाख रुपए, तो इसे हमें 20 के साथ डिवाइड कर देना है। तो 1 लाख रुपए को जब हम 20 के साथ यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5000। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 5000 यूनिट्स इज आर करेक्ट आंसर। 5000 units is our correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। सपोज यू ओन अ क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, योर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग रेंट सैलरीज यूटिलिटीज अमाउंट 50,000 per month. The selling price of your clothing item is 50 and the variable cost per unit including material labor is 30. Based on this figure we can calculate break even point and the margin of safety. तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होता है, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 50, उसमें से जो वेरिएबल कॉस्ट है उसे हमें माइनस करना है 30, तो ये आ रहा है 20। अब हमें ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है हमारी यहाँ पर 50,000 रुपए। इसे हमें डिवाइड करना है कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ। जब आप यहाँ पर 50,000 रुपए को 50,000 रुपए को आप 20 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2500 यूनिट्स। ये क्या है, हमारे यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है। अब बात करते हैं मार्जिन ऑफ यूनिट की। मार्जिन ऑफ यूनिट क्या होते हैं, सिंपली देखो ब्रेक इवन पॉइंट से आप जितनी ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो उसी को हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे, अगर आपने यहाँ पर 25 यूनिट्स जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट है, पर आपने 35 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की है, तो ये जो 1000 यूनिट्स ज्यादा आपने प्रोड्यूस किया इसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। हम इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों कहते हैं, तो देखो अगर 1000 से सेल कंपनी की कम भी हो गई तब भी उसे यहाँ पर किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा, इसीलिए हम इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, 2500 यूनिट्स। ये हमारी क्या है, ये है हमारी ब्रेक इवन पॉइंट। और 1000 यूनिट्स हमारी यहाँ पर क्या है, ब्रेक, ये है हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आज का लेक्चर है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर डिटेल्ड में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस किए एएफएम से रिलेटेड। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, हमने यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ रिलेटेड, हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के साथ रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर करना है और इसकी तैयारी भी करनी है। ठीक है, और अगर आप सिस्टमेटिक वे में हमारे को प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से।
और अगर आप एक IELTS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतने। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।